नमस्कार। आज हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच ये जो तनाव है ये कैसे तेजी से बढ़ रहा है। बात कर रहे हैं 21 जून 2025 तक की ताज़ा रिपोर्ट्स की। हमारे पास कई अलग-अलग स्रोत हैं जो इस काफ़ी उलझी हुई सिचुएशन पर रोशनी डाल रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये संघर्ष कितना गंभीर हो गया है, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है और कूटनीतिक स्तर पर क्या खींचतान चल रही है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री एक्शन की, मतलब जमीन पर क्या हो रहा है। ये हमले कितने बढ़ गए हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, इजराइल ने ईरान के अंदर कई अहम जगहों पर हमले किए हैं, खासतौर पर इस्फहान, नतांज, अराक और नॉर्थ वेस्ट ईरान में। ये वो इलाके हैं जो उनके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हैं। इजराइल का तो दावा है कि इन हमलों से ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो करीब 2-3 साल पीछे चला गया है। 2-3 साल? ये तो बड़ा दावा है। हाँ, बड़ा दावा है। अब इस पर एक्सपर्ट्स पूरी तरह एकमत नहीं है, पर इससे ये इशारा तो मिलता है कि इजराइल शायद अब सिर्फ रोकने की नहीं बल्कि ईरान की क्षमता को कम करने की रणनीति पर है। जाहिर है, इतने बड़े हमलों के बाद ईरान ने भी कुछ जवाब दिया होगा। उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? बिल्कुल, ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं इजराइल की तरफ। सैकड़ों? हाँ, हालांकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने ज्यादातर को तो हवा में ही रोक दिया, लेकिन फिर भी कम से कम 24 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है और 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो मतलब नुकसान हुआ है? जी, और इसी बीच इजराइल ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारियों को भी मार गिराया है। अच्छा, कौन है? सईद इजादी और बहनाम शहरियारी, ये दोनों कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर बताए जा रहे हैं। कुद्स फोर्स आपको पता ही है, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की वो विंग है जो बाहर ऑपरेशन करती है। इजराइल का कहना है कि इनका लिंक हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के ड्रोन प्रोग्राम से था। ये तो हुई फौजी टकराव की बात है, लेकिन जैसा हमेशा होता है इसका असर तो आम लोगों पर बहुत भारी पड़ता होगा। मानवीय स्थिति कैसी है? वो कितनी चिंताजनक है? बेहद बेहद गंभीर है। 13 जून से अब तक ईरान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं अपुष्ट हैं, लेकिन 400 से 720 लोगों के मारे जाने की बात है। बाप रे। और घायलों की संख्या तो 3000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। और इजराइल में? उधर भी 19 जून को बेरशेबा शहर है ना, वहां सोरुका मेडिकल सेंटर पर एक ईरानी मिसाइल गिरी। अस्पताल को काफी नुकसान हुआ और करीब 40-50 लोग घायल हुए। अस्पताल पर हमला? जी। और यूएनएचसीआर, जो यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी है, वो कह रही है कि दोनों देशों में लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, मतलब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो मदद पहुंचाने के लिए सेफ पैसेज की मांग कर रहे हैं। ऊपर से ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट और जरूरी सेवाओं को जो नुकसान हुआ है उससे हालात और मुश्किल हो गए हैं। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। अच्छा, इन सब के बीच क्या कूटनीति के स्तर पर कुछ चल रहा है? कोई बातचीत, कोई तनाव कम करने की कोशिश? कूटनीतिक मोर्चा भी क्या कहते हैं काफी एक्टिव है, लेकिन तनाव भरा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराकी, उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया तो नतीजे सभी के लिए बहुत बहुत खतरनाक होंगे। सीधी धमकी? बिल्कुल। यूरोप वाले देश ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम कम करे, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले हमले पूरी तरह बंद हो तभी बातचीत दोबारा शुरू होगी। अच्छा, तो वो शर्त रख रहे हैं? हाँ, और यूएन और कई एनालिस्ट्स भी लगातार वार्न कर रहे हैं कि ये लड़ाई और फैल सकती है। खासकर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जैसे बुशर, उनके आसपास अगर कुछ होता है तो खतरा बहुत बड़ा है। तो ये सब देखकर आगे क्या लग रहा है? मतलब किस तरफ जा रही हैं चीजें? क्या ये और बिगड़ेगा? ऐसा लग तो रहा है कि इजराइल शायद एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। उनका मकसद शायद सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकना नहीं, बल्कि हो सकता है वो ईरान के शासन को ही कमजोर करना चाहते हों। अच्छा, एक ब्रॉडर गोल? हाँ, शायद। दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, पहले हमले बंद हो फिर बात। और वो अपनी यूरेनियम संवर्धन के अधिकार पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और अमेरिका का क्या रोल दिख रहा है इसमें? राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी कुछ बयान आए थे शायद। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर अगले 2 हफ्तों में डिप्लोमेसी फेल होती है, मतलब बातचीत से हल नहीं निकलता, तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन पर सोच सकता है। 2 हफ्ते? ये तो एक तरह से डेडलाइन जैसी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। और ये बयान मामले को और उलझा देता है, जाहिर है। और बाकी क्षेत्रीय ताकतें क्या कह रही हैं? तुर्की, यूएई, रूस, चीन? ये देश जैसे तुर्की, यूएई, रूस, चीन, ये सब संयम बरतने की अपील कर रहे हैं
उन्हें डर है कि ये लड़ाई बढ़ी तो पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले लेगी। और परमाणु सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, मतलब अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर या उसके पास हमला होता है तो वो एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर हमसे समेटें, 13 जून से जो शुरू हुआ, अब 9 दिन हो गए, फौजी हमले तेज हैं, दोनों तरफ जाने गई हैं, नुकसान हुआ है और डिप्लोमेटिक टेंशन एकदम हाई है। दोनों देश अपने अपने लिए दुनिया में सपोर्ट जुटा रहे हैं और खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये कहीं एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या कोई न्यूक्लियर क्राइसिस ना बन जाए। बिल्कुल सही। और यहीं पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर इतने अड़े हुए हैं और बाहरी ताकतें भी दखल देने के संकेत दे रही हैं, तो क्या सच में तनाव कम करने का कोई रास्ता बचा भी है, या हम बस एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे हटना बहुत मुश्किल है और आगे एक ऐसा संघर्ष है जिसके नतीजे शायद हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।